नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इस वीडियो में उन सारे फैक्ट का कलेक्शन है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। मतलब वीडियो आपकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे नहीं है, क्वेश्चन आपकी बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट पे है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशेषताएं देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर ये एक पद्धति है जिसे पता लगाया जाता है कि कोई सभ्यता कितने समय पुरानी थी, उसके समय या उसके काल का पता लगाया जाता है। तो इसकी तिथि जो मानी जाती है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। साथ ही साथ यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब ये विश्व की पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं वो सारी ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सब कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगर प्रश्न पूछे कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। इसके अलावा इसका विस्तार, अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता भी जिसको कहते हैं, अच्छा एक बात और कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का ढूंढा गया पहला स्थल है, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है? पहली बात तो एक बात जानिए कि इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में है? तो त्रिभुजाकार में है। उत्तर यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे इसका पोजीशन है। तो उत्तर में यानी नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी किनारे, दक्षिण यानी साउथ में महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में हिंडन नदी किनारे, और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक, अगला पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसकी नगर निर्माण योजना थी। माने नगरों की बसावट कैसे थी? तो ग्रिड पद्धति पर नगर बसे थे। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ग्रिड पद्धति है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। समकोण कौन सा कोण होता है? ऐसे जो 90 डिग्री का राइट एंगल जिसको बोलते हैं वही होता है समकोण। तो समकोण पे सड़कें काटती थी। ये इस नगर की नगर निर्माण इसकी योजना, इसकी एक प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग में मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा ये भी एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, एकमात्र स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से अलंकृत ईंट, अलंकृत माने क्या होता है? सजा हुआ, सुंदर सुंदर ईंटें मिली थी। अलंकार आपने सुना है ना? अलंकार क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कोई चीज़ जब सजा दी जाती है तो वो अलंकृत हो जाती है। तो ईंट यानी ईंटा जिससे घर वर बनते हैं, वो सब क्या थे? अलंकृत ईंट मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। नाली समझते हैं ना, लेकिन लकड़ी की नाली थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी आपको, पर मिले हैं, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है, चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार माने जैसे ये जो हम आकृति खींच रहे हैं ये वक्राकार है। ठीक, अभी आप ईंटें देखते होंगे, आप चौकोर देखते होंगे ना, ऐसे रेक्टेंगल में ईंटें रहती हैं, लेकिन चनहूदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हैं। पर यहाँ किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जुड़वा राजधानी भी स्टुअर्ट पिगॉट एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है वहाँ से विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा सा स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग ये अनुमान लगाया जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। माने ऐसा नहीं है कि धार्मिक नहीं थे, धर्म के नाम पे अवशेष मिले हैं, लेकिन मंदिर के की कोई एक जगह निर्धारित रहती हो कि यहाँ शायद पूजा किया जाता रहा होगा, ऐसा कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। जिस चीज़ की खेती होती थी वो था गेहूँ, जौ, कपास।
कपास से इंट्रोडक्शन कराने वाला हमारा लोग का सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती शुरू हुई थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अभी हमने बताया ही कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले कपास किसने पैदा किया था या कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो लोथल जो गुजरात में है भोगवा नदी के तट पर, और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, हड़प्पाई लोग पशु भी पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़, ये सारा पशुपालन आपका पाषाण काल में ही स्टार्ट हो गया था, आपको याद है। ठीक, कुबड़ वाले साड़ का विशेष महत्व होता था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, हालांकि सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष का प्राप्त हुआ है। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। ठीक, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा किसको बोलते हैं? सीपोर्ट समझते हैं? बंदरगाह या पत्तन जिसको बोलते हैं, ये लोथल चूंकि भोगवा नदी के तट पर था, तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात में है लोथल, और गुजरात ही पूरा समुद्र के किनारे है। तो सी पोर्ट कहाँ से मिला है? लोथल से। इससे ये पता चलता है कि व्यापार भी इन लोग का अच्छा खासा होता था। चन्हूदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है। सिंधु सभ्यता वाले लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते थे? यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? लेन देन, एक्सचेंज करना। जैसे मान लीजिए आप मेरे सामान के बदले अपना सामान दे दीजिए, ठीक, मेरी कॉपी के बदले अपना पेन दे दीजिए। ये सारा व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों का उपयोग करते थे, व्यवहार में लाते थे। 16 या उसके आवर्तक का मतलब समझ रहे हैं? 16 के गुणज यानी 16 के मल्टीपल में उनके बाट जो होते थे वो होते थे, जैसे 16 गुना 32 गुना 64, ऐसे करके इस नंबर्स में बाट इनके होते थे। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन जो बहरीन में है, मकन जो मकुरान में है, और मेलुहा जो हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज जाते थे। इस फैक्ट का इतना सा मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का देखिए व्यापार कहाँ से? मेसोपोटामिया तक होता था, यानी वैश्विक व्यापार इन लोग करते थे। आपको पता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब भारत में आया? 1991 में, 1991 में ये लेके आया गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले कितने एडवांस थे, सोचिए, तब वैश्विक व्यापार करते थे। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पूरा विश्व एक बाजार है, आप कहीं से भी व्यापार करिए, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जो अपने देश हैं, अपने नियम कानून ऑब्वियस सी बात है लगाते हैं, लेकिन पूरा विश्व व्यापार है, आपका जहाँ से मन हो, जो मन हो वो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं आप भारत के हैं तो भारत से चीज़ें खरीदनी है, या भारत के हैं तो भारत में बेचेंगे। जब आप एक देश से दूसरे देश बेचते खरीदते हैं, उसी को आयात या निर्यात कहा जाता है ना, वही चीज़। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इतनी एडवांस थी, समझ रहे हैं? हड़प्पा काल में अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना, ईरान से चांदी, बदख्शां यानी अफगानिस्तान से लाजवर्द एक बहुमूल्य रत्न होता है, जैसे नीलम वगैरह होता है वैसे ही। खेतड़ी राजस्थान से तांबा, ईरान अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था। आयात माने खरीदा जाता था। इसका मतलब है कि व्यापार इन लोग का वैश्विक स्तर पे होता था। हड़प्पाई समाज मातृ सत्तात्मक प्रतीत होता है। मातृ सत्तात्मक यानी एक शब्द होता है पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल, एक शब्द होता है मातृ सत्तात्मक जिसको बोलते हैं मैट्रियार्की। ठीक, मैट्रियार्की यानी केंद्र में महिला प्रधान था, केंद्र में एक महिला रहती थी, ये ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, हड़प्पाई राजनीति स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं पता चलता है। संभवतः वणिक समुदाय किसको? जो व्यापार करते हैं ना, बनिया जिसको बोलते हैं, व्यापारी जिसको बोलते हैं, व्यापारी वर्ग दरअसल सबसे सटीक शब्द है, व्यापारी वर्ग ही शासन चलाते थे। कोई पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिटिकल हायरार्की नहीं थी कि पहले राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री, या कोई जैसे इस समय इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो ये सब पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक, डेमोक्रेसी हो गया, सब क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है। पर हड़प्पाई सभ्यता में कोई राजनीति स्वरूप कैसी थी इसका कोई स्पष्ट ज्ञान पता नहीं चलता है।
मृतकों के संदर्भ में, मृतक यानी जो मर जाते हैं, उनके संदर्भ में पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे, तीनों तरीके से होता था। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोथल और कालीबंगा से युग्मित शवाधान मिले हैं, इसका ये मतलब हुआ जिससे शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि सती प्रथा भी प्रचलन में थी। सती प्रथा नाम सुना होगा सबने। सती प्रथा कौन सी प्रथा होती थी? जिसमें किसी स्त्री का यदि पति मर जाता था तो उस स्त्री को उस पति के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ठीक, स्वेच्छा से स्त्री नहीं जलती थी, जबरन जला दिया जाता था। इसको बोलते थे सती प्रथा। इस प्रथा को ख़त्म किसने किया था? राजा राम मोहन राय को श्रेय जाता है इस प्रथा को ख़त्म करने का। कब ख़त्म किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पाई मूर्तिका में एक मतलब मूर्तिका माने मूर्ति, ठीक, स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते दिखाया गया। इसका मतलब है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। आज भी हम लोग धरती माता को ही उर्वरता की देवी कहते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आप जानते हैं हीरे मोती नहीं उगलती है, जो अन्न है या अनाज है वो सब क्या है, वही हमारे लिए हीरे मोती के समान है। क्योंकि आप जानते हैं दरअसल खाने से जीवन तो नहीं खा सकता, लेकिन खाना एक मुख्य चीज़ है, मुख्य आहार हमें धरती ही देती है। अगर आप खाएंगे नहीं, खाए पिएंगे नहीं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसलिए देवी की तरह जैसे हम लोग आज पूजा करते हैं, वैसे ही हड़प्पाई सभ्यता भी उर्वरता की देवी की तरह मानते थे। इसका ये मतलब हुआ कि धीरे धीरे उन्हीं के जो नियम कानून क्या कहेंगे, उन्हीं के उत्तराधिकार में चीज़ें मिलती चली गई। हम लोग आज तक वैसी चीज़ें फॉलो करते चले आ रहे हैं। ये पूरा आपको पढ़ के समझ के एक चीज़ फील हो रहा होगा, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम अनोखी हो कि ऐसे करते थे। सब कुछ आज आप अपने जीवन में अगल बगल देख रहे होंगे, है कि नहीं? सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा की प्रचलन था। वही जैसा भी हम थोड़ी देर पहले कहे, सब कुछ आज भी प्रचलन में है। वृक्ष पूजा, पीपल की पूजा होती है ना, बरगद की पूजा होती है ना, पेड़ों की हम लोग नीम की पूजा करते हैं ना, कितना हम लोग पवित्र मानते हैं। तुलसी की पूजा हर घर में देखिए एक महीना होता है जिसमें तुलसी माता को दीपक हम लोग डेली शाम को जलाते हैं ना। तुलसी की विदाई होती है। तुलसी क्या है? वास्तव में पौधा ही तो है। तो इसका मतलब है कि पौधे, पेड़ पौधे का भी पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी करते थे। पशुओं की पूजा, गाय की हम लोग पूजा करते हैं ना। और तो और हमारे जितने भगवान हैं सबका वाहन कौन है? कहीं ना कहीं एक पशु ही तो है। सोचिए, ध्यान से सोचिए ना, समझ में आ रहा है? जैसे भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी बैल। नंदी बैल उनका वाहन है ना। तो ऐसे तमाम जितने भगवान हैं सबका। और तो और आपने ये भी सुना होगा कि ये पूरी पृथ्वी जो है, ये हिंदू माइथोलॉजी में एक कहानी कही जाती है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग पे ही टिकी हुई है। समझ रहे हैं? तो पशु पूजा का प्रचलन आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही था, जो आज तक हम लोग ये कल्चर फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग वही चीज़ें कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है, सॉरी उल्टा बन गया। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है, देखा होगा आपने, जहाँ कहीं भी पूजा पाठ होती है तो एक ओम और एक स्वास्तिक, एक ओम और एक स्वास्तिक, ये दो चिन्ह आपने जरूर देखे होंगे। तो ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मोहर, ये मोहर देखिए, दिख रहा है फोटो में। चित्र देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान हैं। यानी जो आज के हमारे शिव हैं तब के भी शिव वैसे ही थे। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी होती थीं, और मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक, एक सींग वाले पशु की। ठीक, मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति आपको दिख रही होगी, बगल में बनी हुई है। और सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, टेराकोटा प्राप्त हुआ है। सब मिट्टी की मूर्तिकाएं हैं। इन मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक है। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है। और ये फैक्ट अभी मैंने पहले ही बताया। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक, ये प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को
जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट इनका पूरा नाम है, इन्होंने कहा है। ये वो सारे फैक्ट थे जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी तरीके से, इन्हीं से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है इन्हीं फैक्ट से पूछता है। अगर आपको ये सारे पॉइंट जो टोटल 15 स्लाइड हमने तय की, 15 स्लाइड में जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं आप उठा के PYQ देखिएगा किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो वीडियो को दोबारा से ध्यान से रुक रुक के देख के प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए, जो आपके फ़ायदेमंद भी होगी इन फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम में आपको अपेयर करना होगा। ऐसे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद महाजनपद, ठीक, या फिर मगध साम्राज्य, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इतिहास के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को ख़त्म किया जाएगा। तब तक के लिए देखते हैं हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच।